Question number 28. What is the average of the two-digit numbers which remains the same when the digits are interchange their position? मतलब दो डिजिट के ऐसे कौन कौन से नंबर है जो अपनी जो वैल्यू है, जिसे जो अपनी वैल्यू है वो उसी पे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। मतलब जैसे वंस प्लेस पे जो नंबर है वही टेंस प्लेस पे होगा, तो दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो दोनों नंबर क्या रहेंगे, सेम ही तो रहेंगे। जैसे 22 वंस प्लेस पे भी 2 है और टेंस प्लेस पे भी 2 है। अगर दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो हमारे पास जो एक्चुअल में पहले वैल्यू थी वही वैल्यू निकल के आने वाली है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ टू डिजिट नंबर विच रिमेन्स द सेम, जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट्स चेंज देयर पोजीशन। और दो डिजिट के बारे में बात की गई है, तो एक होगी वंस प्लेस की, एक होगी टेंस प्लेस की। अब दोनों प्लेस क्या होनी चाहिए, इंटरचेंज करने के बाद भी सेम होनी चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इंटरचेंज करना, मान लो अगर समझ में ना आए तो लेट द नंबर बी एक्स वाई, हमने मान लिया एक्स वाई, बात समझ में आ गई। अब देखो इंटरचेंज करने के बाद भी वही नंबर होना चाहिए। यहां पे x मल्टीप्लाई बाय वाई नहीं है, y क्या है और x क्या है। यहां पे देखो जो y है यहां पे ये है वंस प्लेस, y क्या है वंस प्लेस, यह यूनिट्स प्लेस, और ये क्या है टेंस प्लेस। अगर हम इनको क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, मतलब x को y बना दें और y को x बना दें, मतलब जो वंस प्लेस पे था उसे टेंस प्लेस पे लेके चले जाएं और जो टेंस प्लेस पे था उसे वंस प्लेस पे ले आए या फिर यूनिट प्लेस पे लेके आ जाएं। ये क्या है टेंस प्लेस। तब हमारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब x इंटू वाई बराबर किसके होना चाहिए, y इंटू एक्स। अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये नंबर है। ये क्या है, नंबर। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो इसे हम लिखेंगे 10 इंटू एक्स, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, प्लस y, और y को लिखेंगे 10y प्लस x। तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9y, है ना। y इधर जाएगा, x इधर जाएगा, मतलब x बराबर y। मतलब जो वैल्यू वंस प्लेस पे है वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंस प्लेस पे। तब जाके हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। यही तो बोल रहा है ये। जब वो पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब वंस प्लेस को टेंस बना देते हैं, टेंस को वंस बना देते हैं, तो जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये वैल्यू है, ये सेम है। कब होगा, जब x बराबर y होगा। मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर है, टू डिजिट के नंबर जिसमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस सेम होनी चाहिए होगी। कौन कौन से नंबर है, देखो 11, 22, मतलब जितने भी 11 के टेबल में आने वाले हैं, 33, कब तक होंगे ये 99। इनका क्या बताना है हमें, एवरेज बताना है। क्या बताना है, एवरेज। का एवरेज क्या रहेगा ये हमें बताना है, ठीक है। एवरेज निकालना है, इसका मतलब क्या है, इन सभी का सम करना पड़ेगा। अप टू कहां तक, 99। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 11 9 जा 99। अब 11 कॉमन निकालें, अगर हम 11 क्या निकालें कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू कहां तक 9 तक, डिवाइडेड बाय 9। अब यहां पे क्या है, देखो ये 11, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, एवरेज ऑफ 9 टर्म्स। क्या दिख रहा है, सम ऑफ ऑल द 9 टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, हमने पढ़ रखा है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n+1 कैसे आएगा, n+1/2 होगा, कैसे आएगा। सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या होता है, n इंटू n+1/2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। जब नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n+1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 इंटू n+1/2, है ना। एवरेज निकाल रहे हैं। या फिर डायरेक्ट ऐसे अगर करना चाहें हम लोग तो क्या कर सकते हैं, देखो सम निकालना है ना, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है हमें पता है,
n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब 9 इंटू 10/2 कितना हो जाएगा ये 45। कितना हो जाएगा ये 45। तो यहाँ पे 45 रख देंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 9, तो 9 5 ज़ा 45, 11 5 ज़ा 55, तो 55 क्या रहेगा हम लोगों का आंसर। 55 क्या रहेगा हम लोगों का आंसर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। द एवरेज ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर्स होने चाहिए, विच रिमेन्स द सेम व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज। 2 डिजिट के नंबर हमने मान लिया एक्स वाई, जब हम x को y से रिप्लेस करेंगे और y को x से रिप्लेस करेंगे तो नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब दोनों नंबर सेम हो तब। अब ऐसा तो हो नहीं सकता 1 और 4 है और 4 और 1 एक ही बात है, नहीं, दोनों अलग अलग नंबर, उनकी वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए। कब, तब हमारी जब x बराबर y होगा तभी ऐसा हो सकता है। मतलब जो 1s प्लेस पे जो वैल्यू है वही क्या होनी चाहिए 10s प्लेस पे, तभी ये पॉसिबल है। निकाल लिया हमने, सबका सम किया 99 तक, 11 कॉमन निकाला, सम ऑफ n टर्म्स मतलब 9 टर्म्स, n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब 9 इंटू 9 प्लस 1/2 45, 45 बाई 9 5, तो 11 5 55। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 29, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। ठीक है, 3 बॉयज है जिनकी एज गिवन है 15 ईयर्स। इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 3 5 7, व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट वन। अब सबसे यंग वाला कौन सा दिख रहा है, 3 वाला दिख रहा है। क्या दिख रहा है 3 वाला, तो 3 का जो भी क्या होगा हम लोगों के पास, 3 का जो भी मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। ठीक है, अब देखो रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है अगर हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या मान लेंगे 3x 5x और 7x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एजेस पहले वाले की 3x मान लेंगे, यही तो करते हैं हम लोग। मतलब रेशियो में आया है, इसका मतलब क्या किसी और नंबर से डिवाइड हुआ होगा तभी तो रेशियो में आया। अगर नंबर को इस टाइप से मानना रहता है तो हम लोग इस टाइप से मानते हैं। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 हो गई तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 7। अगर यहाँ 3 हो गई x की वैल्यू तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये 5, ये 7। ठीक है, तो ये x ऐसा नंबर है जो तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमने x क्या रखा 2, या x क्या रखा 3, और यहाँ पे x क्या रखेंगे, अगर 1 रख देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने मान लिया कि वो नंबर x है। अब सम एवरेज निकालना है, एवरेज का फॉर्मूला लिखा हमने, सम ऑफ एजेस ऑफ दिस 3 बॉयज डिवाइडेड बाय 3। अब क्या होगा, एवरेज गिवन है क्या, हाँ 15 ईयर्स, 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ एजेस आ जाएगी, सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स या 3 बॉयज या स्टूडेंट्स। अब क्या करें, अब सम निकालना, देखो पहले वाले की एज है 3x, दूसरे वाले की 5x, तीसरे वाले की 7x इक्वल टू 45। ये कितने हो जाएगी 15x, 15x इक्वल टू 45। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब x की वैल्यू क्या है 3 है। जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो पहले वाले की बॉय की आ जाएगी कितनी 3x, मतलब 3 इंटू 3 9 ईयर्स। हम डायरेक्ट निकाल लिया था। कैसे, 3 जब रेशियो आ रहा है उसका तो 3 का मल्टीपल ही तो होगा, वो 3 का मल्टीपल ही होगा। बात समझ में आ गई कैसे किया। अगर रेशियो में दिया रहता है तो हम यहाँ पे k मान सकते हैं, 3k 5k 7k कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, वो x की वैल्यू हम लोग कंडीशन के हिसाब से, अगर रेशियो में दिया हुआ तो एक कंडीशन जरूर से दी गई होगी जहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू रखने पे आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आंसर कितना है हम लोगों का 9 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 30, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ देयर पेरेंट्स। The elder sister is 18 years of age. Their father's age was 32 years when the younger sister was born, who is now 15 years old. What is their mother's age? माता जी की एज दिखानी है, कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो 2 बहनें हैं
उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब दोनों बहनों की जो एज डिफरेंस है वो क्या है, एज डिफरेंस क्या है, किसके बराबर है, हाफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब जितने डिफरेंस उनके पेरेंट्स के बीच में है, मदर और फादर के बीच की जो डिफरेंस है उससे आधा डिफरेंस किसके बराबर है, सिस्टर्स की एज के बराबर। बताया गया है कि जो एल्डर सिस्टर है, बड़ी वाली बहन है, वो 18 साल की है, और यह भी बताया गया है कि द फादर की एज 32 ईयर्स थी। कब, जब उसकी छोटी बहन का बर्थ हुआ था। इसका मतलब अब वो अगर 15 साल की, देखो अब वो 15 साल की, इसका मतलब कि फादर की एज 15 साल पहले की बताई गई है, 15 साल पहले की बताई गई है 32, तो अभी कितनी होगी, 32 प्लस 15 ईयर्स। और जो यंगर सिस्टर है उसकी एज भी 15 ईयर्स होगी, और जो एल्डर है उसकी 18 है। तो हमें बताना है कि मदर की एज क्या रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी। देखो क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू सिस्टर्स S1 माइनस S2। लेट द, सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ सिस्टर्स बी S1 and S2 and let the age of their father is F and father of their mother is equal to M। ठीक है, जो सिस्टर्स है उनकी एज S1 S2 है, फादर की एज F है और मदर की M है। क्या बोल रहा है, किसके बराबर है ये, हाफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ देयर पेरेंट्स। यहां पे हम फादर को बड़ा लिखेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फादर की एज होती है वो क्या होती है, ज्यादा। यहां पे हमें कोई कंडीशन दी गई नहीं है, तो हम जनरली देखेंगे F माइनस M। अब हमसे क्या बोला गया, देखो करंट की सिचुएशन बताई गई, जो एल्डर सिस्टर है वो 18 साल की है, तो हमने लिख दिया एल्डर सिस्टर जो है 18 साल की है, ठीक है। अब फादर की एज हमें प्रेजेंट एज पता है क्या, मदर की तो हमें निकालनी है। क्या फादर की पता है क्या हमें, फादर की कब पता है, जब उसकी छोटी बहन का बर्थ हुआ था, जब वो पैदा हुई थी, तब वो अब 15 साल की हो चुकी है। जब वो जो सिस्टर थी वो जो फादर था, जब इसकी एज पैदा हुई थी, मतलब जब इसकी एज कितनी थी, 0, तब फादर की एज थी 32 ईयर्स बर्थ के टाइम। अब वो कितने साल की हो चुकी है, अब वो हो चुकी है 15 ईयर्स की, अब वो हो चुकी है 15 ईयर्स की, तो फादर की एज भी तो 15 ईयर्स इंक्रीज होगी। तो प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट की बात करें तो एज 15 किसकी, सिस्टर की, और फादर की 47। तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू, ये फादर की है, फादर की कितनी हो गई 47 माइनस M। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 2 6 बराबर 47 माइनस M। तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, 41 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ एक कंडीशन दी गई थी हमें फॉर्मूले के लिए, एक कंडीशन दी गई थी हमें फॉर्मूले के लिए, बाकी की कंडीशंस इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि बाकी इनडायरेक्टली हमें एजेस दी गई थी सभी मेंबर्स की एक्सेप्ट मदर, वही तो हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में समझने वाली बात थी कि देखो एल्डर की तो गिवन है, हमें मदर की निकालना है, बची कौन सी, छोटी वाली बहन, यंगर सिस्टर और फादर की। वो बोल रहा है कि फादर की एज 32 साल थी जब उसकी छोटी बहन पैदा हुई थी, अब वो 15 साल की हो चुकी है, मतलब 15 साल बीत चुके हैं, मतलब 15 साल पहले फादर की एज 32 साल थी, तो अब कितनी होगी, 32 प्लस 15 47 ईयर्स। तो 47 ईयर्स फादर की करेंटली, और वो 15 साल की हो चुकी है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, M, मदर की एज निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स x, y, z is 45, x is greater than the average of y and z by 9। मतलब जो x की वैल्यू है, देखो तीनों की एवरेज गिवन है x, y, z की 45,
इफ x इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ y एंड z, मतलब x किससे ज्यादा है, y और z के एवरेज से। अब y और z का एवरेज क्या होगा, y प्लस z बाई 2, उससे कितना ज्यादा है 9। द एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन y बाई 2, तो जो y और z का एवरेज आता है वो किससे ज्यादा है, y से 2 ज्यादा है। देन द डिफरेंस ऑफ x एंड z इज, x और z का डिफरेंस बताना है। देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। गिवन क्या क्या हमें, द एवरेज ऑफ 3 नंबर x y z बाई 3, ये है गिवन हमें एक चीज। और क्या गिवन है हमें, x इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ y एंड z बाई 9, मतलब x की जो वैल्यू रहेगी, x देखो ग्रेटर की बात आ गई, मतलब x बड़ा है, x बड़ा है मतलब नंबर लाइन पे आगे है, आगे है मतलब हमें y प्लस जेड पीछे है, y प्लस जेड का जो एवरेज है वो पीछे है और x आगे हो गया क्योंकि x इज ग्रेटर है। ठीक है, अब वो कितने से ग्रेटर है, 9 से, मतलब जब हम एवरेज में किसके, y और z के एवरेज में 9 ऐड करेंगे तब जाके x के पास पहुंचेंगे। तो किसमें ऐड करना पड़ेगा, y प्लस जेड बाई 2 में 9 को ऐड करना पड़ेगा। जो बड़ा रहता है उसकी साइड नहीं, उसके अपोजिट में ऐड करना पड़ता है, तभी तो वो बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या दी गई, द एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन y बाई 2, y बाई 2। बात समझ में आ गई, 3 कंडीशन गिवन है। हमें क्या बोला गया है, डिफरेंस ऑफ x एंड z, डिफरेंस ऑफ x एंड z, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, बात क्लियर है, क्या पूछा गया है, x और z। अब देखो अगर इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमने इसे क्या लिखा, x बराबर y बाई 2 प्लस z बाई 2 प्लस 9, इसे क्या लिख लिया हमने, y बाई 2 प्लस z बाई 2 इक्वल टू y प्लस 2। अगर y यहां लेके चले जाएंगे हम लोग या फिर यहां पे लेके आ जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, y बाई 2 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे और प्लस z बाई 2, तो y कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसे LHS में ले आएंगे। तो प्लस y बाई 2 माइनस y प्लस z बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब यहां से देखो माइनस y बाई 2 बचेगा प्लस यहां से z बाई 2 बचेगा इज इक्वल टू 2, और यहां से कितना हो गया देखो, x माइनस 9 इज इक्वल टू y बाई 2 प्लस z बाई 2। अब देखो इन दोनों को अगर ऐड कर दें, क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें तो y बाई 2 से y बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और z बाई 2 प्लस z बाई 2 z हो जाएगा, और जब LHS में आएंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसे हमने 1 मान लिया, इसे हमने 2 मान लिया। अब क्या करें हम लोग, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 2, तो देखो x माइनस 9 में 2 ऐड कर देंगे, x माइनस 9 प्लस 2 इक्वल टू y बाई 2 प्लस z बाई 2। ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस y बाई 2 हो जाएगा और ये प्लस z बाई 2 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, z बाई 2 प्लस z बाई 2, कितना हो जाएगा, z, ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू z। तो x माइनस z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, कितनी आ जाएगी, 7। तो क्या हमें इस इक्वेशन जो कि हमें गिवन था एवरेज की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, हमने डायरेक्ट दोनों इक्वेशन से आंसर निकाल लिया y को क्या एलिमिनेट करके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दी गई होती है, हमें लगता है कि हमें यूज की है, लेकिन वो कोई यूज की नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, बिना यूज किए, देखो एवरेज का यूज ही नहीं किया, बिना यूज किए भी हम लोग आंसर निकाल के ले आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या आएगा देखो, while purchasing one item costing rupees 400, one has to pay sales tax at 7%. On another 6,400, the sales tax was 9%. The percent of sales tax one has to pay taking these items together on an average is। यहाँ पे देखो दो चीजें गिवन है, एक इसमें से एवरेज है और एक इसमें से क्या है, क्वांटिटी है। अब वही समझना है कि क्वांटिटी क्या है और एवरेज क्या है। कैसे समझेंगे, देखो
While purchasing one item costing ₹400, one has to pay sales tax at 7%. ठीक है, 7% on 400 पर 400, 7% 400 रुपए पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? 7% 400 रुपए पे, इसका मतलब क्या है? टैक्स पर रुपी, टैक्स पर रुपी जो रहेगा हमारा एवरेज है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना 7%, ये क्या है? टैक्स पर रुपी, टैक्स ऑन 400, टैक्स ऑन 400, यही तो गिवन है। 7% टैक्स ऑन 400 पर 400, ये तो बोल सकते हैं हम लोग। 7% टैक्स हर एक 400 रुपए पे, या फिर यहां बोल सकते हैं 9% सेल्स टैक्स पर 6400 रुपी, हर 64 रुपए पे 9% टैक्स लगेगा। बात समझ में आ गई? हर 6400 पे 9% क्या लगेगा? टैक्स। तो 9% सेल्स टैक्स पर 6400। तो यहां पे पर के बाद जो आता है, जो पर के बाद आता है वो हमारी क्वांटिटी होती है। क्या होती है? क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ गई? हमें क्या बोला गया है? द परसेंट ऑफ सेल्स टैक्स, मतलब एवरेज पूछा है कुल मिला के। देखो यहीं से भी बात एक समझ सकते हैं हम लोग कि हमारा एवरेज क्या होगा। कैसे समझा? द परसेंट ऑफ सेल्स टैक्स वन हैज टू पे टेकिंग दिस आइटम्स टुगेदर ऑन एन एवरेज। एवरेज क्या? वो क्वांटिटी का पूछेगा कि नहीं? क्वांटिटी का एवरेज क्या करेगा? पूछिए, वो क्वांटिटी के एवरेज का एवरेज पूछेगा ना। वो तो मतलब वो रुपी का नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट। यही तो बोला है द परसेंट। अब परसेंट में क्या है? 7%, 9%। अब परसेंटेज के बारे में पूछा गया है, तो अगर एलिगेशन लगा दे यहाँ पे, तो सेंटर में क्या आएगा हम लोगों के पास? परसेंटेज आएगा, जो कि क्या है? टोटल परसेंटेज इन दोनों को घर ले जाने के लिए। बात समझ में आ गई? इन दोनों को खरीदने के लिए। तो दो चीजों से समझ सकते हैं, या तो हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से समझ लें, या फिर हम लोग समझ लें कि 400 रुपए के लिए, हर 400 रुपए के लिए 7%, मतलब 7% टैक्स ऑन एवरी, या फिर पर 400 रुपी। तो पर के बाद जो आता है वो हमारी क्वांटिटी होती है। तो हमने देखा Q1 क्वांटिटी 400 रुपीज और Q2 क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 6400। अब कुल मिला के हमें एवरेज पूछा गया, हमने माना है x, और 400 रुपए के लिए परसेंटेज कितना सेल से? 7%, और 6400 के लिए 9। हम इसे कैंसिल करेंगे 1, 16। ठीक है, रेशियो में लेना है। अब देखो डिफरेंस ले लो किसी का भी, बात तो एक ही पड़ेगी। अब इसका लिया, क्यों? इसका क्यों लिया? क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 9 - x होगी, बड़ा 9 है, फिर x है, फिर 7 है। एक यूनिट की वैल्यू 9 - x, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 × 9 - x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं, एक इक्वेशन बन जाएगी x में। लेकिन अगर हमने यहां से लिया ना, अगर हमने क्या किया, यहां से लिया, तो क्या हो जाएगा? x - 7 की वैल्यू 16, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? x - 7/16 डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में हम लोग नहीं चाहते कि आंसर आए हम लोगों का, आंसर तो आएगा लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि इक्वेशन बने डिवाइड में। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ आए, तो हमने ये लिया। अब एक यूनिट की बराबर 9 - x, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 × 9 - x। अब 16 × 9 - x किसके बराबर हो जाएगा? 16 × 9 - x किसके बराबर होगा? बड़ा कौन है? x - 7 के बराबर। कितना हो जाएगा? 16 × 9 = 154, सॉरी 1, कितना हो जाएगा? 144 - 16x = x - 7। अब ये 7 इधर जाएगा तो 151 हो जाएगा, और ये बचेगा 17x। तो x की वैल्यू 151 / 17, मतलब 17 × 9 = कितना होता है? 153। तो 8 टाइम्स होगा, ये 8 टाइम्स होगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17 × 8 कितना होगा? 80, और 56 कितना होगा? 36, 15, 8, 7, 15। ठीक है, 7, 8, 15/7 क्या आ जाएगा इसका आंसर? मतलब हमें इतना परसेंट, मतलब हमें इतना, क्योंकि यहां भी परसेंटेज में लिया था ना हमने, 7 और 9 परसेंटेज में, तो यहां भी परसेंटेज में आएगा। मतलब हमें कुल मिला के दोनों चीजें घर ले जाने के लिए एवरेज हमें कितना परसेंट देना पड़ेगा? 8, 15/17%। ठीक है, तो यहां से हमने कैसे समझा कि हमारी क्वांटिटी क्या है, और हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो हमारी क्वांटिटी होती है वो छोटी होती है,
है ना, क्वांटिटी छोटी होती है और एवरेज ज्यादा होता है, मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो परसेंटेज पूछा गया है, इसका मतलब जो क्वांटिटी है उसका वो एवरेज तो नहीं पूछेगा, उसका एवरेज तो नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वांटिटी से क्या मतलब है, उसका एवरेज तो निकालने से क्या मतलब है, एवरेज निकालने से मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारी कैसे पता लगेगी, द परसेंट ऑफ सेल्स टैक्स के बारे में पूछा गया है, उसका परसेंट पूछा गया है, 2 का गिवन है मतलब तीसरे का पूछा गया है, इसका मतलब जो थर्ड है हम लोगों के पास वो क्या रहेगी, जो थर्ड रहेगी वो हमारी यहाँ रहती है। 2 हमें गिवन है चीजें और तीसरी हमें क्या पूछी गई है, परसेंटेज ऑफ सेल्स टैक्स। तो जो तीसरी क्वांटिटी पूछी गई है, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी एक्सेस में है वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, एवरेज। यहाँ एवरेज लिखते हैं, इसका मतलब सेल्स टैक्स की क्या एवरेज है, तो क्वांटिटी क्या होगी 400 और 6400 रुपए। बात समझ में आ गई। 400 और 6400 क्या रहेगा हम लोगों के पास, क्वांटिटी रहेगी। हमने सिंपलेस्ट रेशियो में किया तो 1:16 हुआ, तो यहां से हमें सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास टाइम बचाना है हमें। अगर हम लोग 7, देखो बड़ा कौन है, 9 और 7 में से 9 बड़ा है, 7 छोटा है, इसका मतलब अगर हम इसकी क्वांटिटी पहले निकालने की कोशिश करते तो आता है x-7 की वैल्यू 16, x-7 की वैल्यू 16। लेकिन अगर हम 1 की वैल्यू निकालते तो x-7 बाई कितनी हो जाती, डिवाइडेड बाई 16 हो जाती, यहाँ पे आता। अब इन दोनों का डिफरेंस हो जाता इसके बराबर, तो डिवीजन में 16 आ जाता, डिनोमिनेटर में 16 आता। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल इजी सी इक्वेशन आ गई हमारे पास और आंसर निकल के आ गया 8 15/17। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 33, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14 years and 4 months. After admission of 5 new students, the average become 13 years and 9 months. क्लास में पहले 30 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज था 14 years and 4 months। बाद में क्या हुआ, 9 न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, तो एवरेज कितना हो गया 13 year and 9 month। द यंगेस्ट ऑफ द 5 न्यू स्टूडेंट्स, जो 5 नए स्टूडेंटों का एडमिशन हुआ है उनमें से सबसे जो यंग है उसकी एज कितनी है, 9 year and 11 month। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 स्टूडेंट इज, जो बचे हुए 4 स्टूडेंट है उनका एवरेज बताना है। क्या हम एलिगेशन से कर पाएंगे, क्या नहीं, यहाँ पे एलिगेशन से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है हम लोगों के पास। 30 क्वांटिटी क्या है 30 एवरेज दिया हुआ है, क्वांटिटी 5 एवरेज दिया हुआ है, क्वांटिटी 1 एवरेज दिया हुआ है, क्वांटिटी 4 एवरेज निकालना है। बात समझ में आ गई। कैसे करेंगे हम लोग, एक साइड क्वांटिटी लिखते हैं, हमने लिखी क्वांटिटी, सभी को मंथ्स में कन्वर्ट कर लो, सभी को मंथ्स में कन्वर्ट कर लो। 14 ईयर है, इसका मतलब कितने मंथ है, 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 प्लस 4 मंथ, कितना हो जाएगा 12, 140, 140, 168, 172, 172 मंथ्स में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट द एवरेज बिकम्स 13 ईयर। अब कितना हो गया देखो, 35 क्वांटिटी हो गई और एवरेज कितना हो गया 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120 और 36 156 और 165 मंथ्स, ठीक है। 130 इंटू 10 करेंगे तो 130 होगा प्लस 26 156 प्लस 9 165। उसके बाद 5 नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, ठीक है, 5 नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ जिसमें से 4 के बारे में पूछा गया है ना। तो यंगेस्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब पांचों की इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं दी गई है, हमें सिर्फ जो यंगेस्ट वाला है उसके बारे में बताया गया है। तो हम ब्रेक कर लेंगे 4 + 1 में, और 4 की पूछी गई है तो हमने क्या किया, 4 की एवरेजेस मान ली x, और जो एक है यंगेस्ट वाला उसकी एवरेजेस जो गिवन है उसे कन्वर्ट कर लिया मंथ में। 12 9 से कितना हो जाएगा 108 + 11 119। अब देखो सबसे ऊपर हमने कौन सी क्वांटिटी रखी, हाईएस्ट। अब क्या करेंगे, ये क्वांटिटी है, ये एवरेज, क्या हम लोगों के पास एवरेज एज। अब क्या करेंगे, देखो डेविएशन को 0 बना लेंगे हम लोग। देखो 30 172 - 165, 30 इंटू 172 - 165 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 165 प्लस 119 - 165 इक्वल टू 0।
अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 7 3 ज़ा 21 मतलब 210 प्लस 4x माइनस 165 इंटू 4 कितना होगा 16.5 मान लो, तो ये इसका डबल कितना होगा 32 प्लस 1 33, 33 का डबल कितना हो जाएगा 66 माइनस 660 माइनस कितना हो जाएगा ये, इसे 120 मान लो तो 45 46। अब 4x तो यहाँ ऑलरेडी है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 660 RHS में जाएगा प्लस 46 माइनस 210। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 706 माइनस 210 कितना हो जाएगा 4x बराबर 7010 मान लो तो 400 है ना, 400 कितना हो जाएगा 496। तो x बराबर 100 कितना हो जाएगा 124 124। ये क्या आएगा मंथ, कितना आ जाएगा ये 124 मंथ। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, 500 होगा और 4 माइनस, ठीक है 124 मंथ। अब 124 मंथ है, इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ईयर में चाहिए आंसर। क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 120 और 4। इसका मतलब क्या है, ये मंथ है और ये ईयर है, तो 10 ईयर एंड 4 मंथ, 10 ईयर 4 मंथ क्या रहेगा आंसर, 10 ईयर एंड 4 मंथ इज द आंसर। बात समझ में आ गई। एलिगेशन से नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज है यहाँ पे। हम डेविएशन पे जाएंगे, 35 क्वांटिटीज, बाद में कितना एवरेज हुआ, बाद में कितनी क्वांटिटी हुई, बाद में इतना एवरेज हो चुका है। देखो 13 ईयर और 9 मंथ का निकाल के 165 मंथ इतना एवरेज हो चुका है, इतना एवरेज इतने क्वांटिटी। जब 30 क्वांटिटी थी तो एवरेज मंथ 172 था। जब 5 नए को इंक्लूड कर लिया जिसमें से एक का कितना है 119 मतलब 9 ईयर 11 मंथ, तो 4 का पूछा गया है। अब देखो 30 प्लस 4 34 प्लस 1 5 35, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़े वाले को सबसे ऊपर लिखो। वो दिक्कत कब आती है, जब हमारे पास जैसे वीक वाला क्वेश्चन किया था वहां पे हमारे पास एक वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन हमसे क्या बोला गया था 4 और 4, ठीक है, वेडनेसडे 2 बार आ रहा था, तब हमने माइनस किया था। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो टोटल 7 लिख रहे थे वीक में, लेकिन हमारे पास गिवन क्या था 4 4, ठीक है, तो हम अलग अलग दोनों को ऐड तो नहीं कर सकते। 4 प्लस 4 8 बना दिया तो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी हो गई, नहीं, जो एक्चुअल में टुकड़ों में दिया हुआ है उसमें सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी कौन सी थी, 7 ही थी ना, 7 तो थी। लेकिन जब दोनों को हमने यहाँ पे 7 4 4 लिखा तो वो तो एक बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एक नंबर रिपीट हो रहा था, एक वेडनेसडे रिपीट हो रहा था, तो हमने -1 कर दिया। तो 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे।